तो यहां पर हमने जो किया था हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशंस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने ये तो देख लिया था, चाहे एडियाबैटिक हो आइसोथर्मल हो, मतलब एक्सप्रेशन तो वैसे ही चला रहे थे हम, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ठीक है, अब इसके बाद बट क्योंकि रिवर्सिबल है, एज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस, तो ऐसे केस में इट इज इक्वल टू K अपॉन V रेज टू पावर गामा। क्योंकि कल वाले लेक्चर में हमने कहा था कि P V रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, है ना। हमने कहा था P V रेज टू पावर गामा इज कांस्टेंट, ठीक है। सो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट अपॉन V रेज टू पावर गामा। ठीक है, सुनते जाइएगा। तो अब यहां पर सो दैट मीन्स जो हमारे पास वर्क डन होगा दैट इज माइनस K अपॉन V रेज टू पावर गामा इनटू डेल्टा V। इससे और इससे हम ये लिख सकते हैं। अब जो सॉल्व करके हमारे पास आएगा आप उसको जस्ट नोट करें, क्योंकि अभी आपने इंटीग्रेशन वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आप जस्ट नोट कर लें कि इट इज V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, अपॉन 1 माइनस गामा। एंड एज हमारा K इज P2 V2 रेज टू पावर गामा विच इज इक्वल टू P1 V1 रेज टू पावर गामा, क्योंकि PV वॉज इक्वल टू कॉन्स्टेंट PV रेज टू पावर गामा। सो इन दोनों से जो है वी कैन मेक द कंक्लूजन कि वर्क डन इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2, ये आ गया 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस P1 V1 रेज टू पावर गामा इंटू V1 1 माइनस गामा। ऑब्वियसली K की वैल्यू जब हम P2, हाँ शबाक, अपॉन गामा माइनस 1। सो इसको जब हम देखते हैं सो वी विल गेट, क्योंकि नाउ दिस आप इसको देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो गामा गायब, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1 इज द वर्क डन। सही है बात। तो आप जो है वर्क डन की ये जो रिलेशन है उसको याद रखिएगा एक बात, ठीक है। अब दूसरा केस है
इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में जो है, यू नो भाई व्हाट वी आर डूइंग, कि हम यहां पर जो है एक ब्लॉक एक्सपेंशन के टाइम पे उठा लेंगे, कंप्रेशन के टाइम पे ब्लॉक रख देंगे। ठीक है, वही सिचुएशन है। तो ऐसे में जो है, जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, विच इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, और डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा Q तो इसमें जो है जीरो ही होता है, मतलब जो वर्क डन होगा वो जो है डेल्टा U के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। हमने लास्ट टाइम ये कहा ही था। ठीक है, एंड अब नाउ इट इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, विच इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। अब यहां पर जो है, मतलब चलिए अभी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे, इतना ही करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे तब बात क्लियर हो जाएगी, जैसे हम एडियाबेटिक में थोड़ा सा और काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ फार्मूले तक रखते हैं, मैं आपको खुद करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि चलो इतना करते हैं, रिलेशंस हमने कर लिए। अब इसके बाद एक चीज, हाँ, दोनों प्रोसेसेस के एंड फार्मूला जो है वो सेम है। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन आप देखें, मैं यहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं एंथैल्पी की डेरिवेशन के लिए। देखें कैसे, हमने पढ़ा है कि डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W या W। ठीक है, एंड साथ में एट
कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस P डेल्टा V। भाई वर्क डन इज माइनस P डेल्टा V, ठीक है। अच्छा, अब इससे हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। What is this delta QP? It is delta H. Delta H is equal to delta U plus P delta V. क्या बात समझ में आई? क्योंकि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर वाज कॉल्ड एंथैल्पी, सो डेल्टा QP इज एंथैल्पी, डेल्टा Q इज इंटरनल एनर्जी, ये हम कर चुके हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधे फर्स्ट लॉ से हमने जो है एक एंथैल्पी वाला जो रिलेशन है वो निकाल लिया, ठीक है। सुनते जाइए। सेकंड थिंग, प्रूव दैट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। Cp अपॉन CV गामा होता है तो हमने पढ़ लिया, Cp माइनस CV R क्यों होता है ये हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने यहां पर ये रिलेशन लिखा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इसी से देखते हैं डेल्टा H क्या होता है, N Cp डेल्टा T, इट इज N CV डेल्टा T एंड प्लस PVNRT होता है, ठीक है। सो NR डेल्टा T भाई चेंज इन वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। PV लिखता तो हम NRT लिखते हैं, P डेल्टा V लिख रहा है तो NR डेल्टा T, क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर चेंज के कारण बिल्कुल इक्वल बढ़ेगा, टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम डबल होगा, ठीक है। तो बस हो गया। यहां पर आप जो है N एंड डेल्टा T को काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं हम जो है अगले लॉ की तरफ, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले जो है हमें यह जानना है कि फर्स्ट लॉ की कमियां क्या है, ठीक है। तो कुछ हम जो है लिमिटेशंस ऑफ
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जो पहला लॉ है ना, वो सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड है। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यही है कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आना है वो वर्क डन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हीट, दो के कारण ही आएगा। तो वो सिर्फ एनर्जी एनर्जी बोलता है। एनर्जी एनर्जी बोल के वो ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सिर्फ एनर्जी के कारण हो रहे हैं। और ऑब्वियसली हम भी ये बात समझते हैं कि जो भी हो रहा है एनर्जी के कारण ही हो रहा है। ठीक है, तो दरअसल यहां पर अगर हम प्रोसेसेस को डिवाइड करें पहले कि टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, दरअसल मैं दो काम इकट्ठे कर रहा हूं कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन भी और सेकंड लॉ इंट्रोड्यूस भी साथ में हम करेंगे। सो सबसे पहली बात है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। एंड दूसरे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस ऐसे हो गए जो कि occurs of their own और साथ में doesn't require continuous supply of energy। अपने आप होते हैं, लगातार सप्लाई नहीं चाहिए एनर्जी की। मतलब जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस इस दुनिया में कई, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरेगा, है ना, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। लकड़ी को एक बार आपने आग लगा ली, अपने आप जलती रहेगी, स्पॉन्टेनियस हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी मांगते हैं। जैसे पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई। गाड़ी चलानी है, जब तक आप उसको एनर्जी देते जा रहे हैं, व्हील्स घूमते जा रहे हैं, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। उसमें आपको लगातार वो होते वो भी हैं, लेकिन लगातार जो है एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी। सो requires continuous energy supply। ऐसे लिख दिया मैंने, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाइट टू लो हाइट। ठीक है,
सो मोटर से आप जो है लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको कंटिन्यूअस सप्लाई। कई प्रोसेसेस हैं, खाना बनाते हो आप जो है हीट करते हो लगातार, तब खाना पकता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस समझ जाइए। अब तक आप कई प्रोसेसेस को एनालाइज कर चुके होंगे, ठीक है। जैसे आप तक जो स्ट्रीमिंग जा रही है दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि एनर्जी लगातार यूज हो रही है, मतलब फोन की बैटरी लगातार यूज हो रही है, फिर वो जहां पे टावर लगा है उसने जनरेटर चलाया हुआ है, या बिजली से वो जो है ट्रांसमिशन कर रहा है, ट्रांसमिशन मतलब जैसे ही एनर्जी बंद हो जाएगी आपको सप्लाई जाना बंद होगी, ठीक है। सो इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें एक और भी टर्म होती है गिव्स फ्री एनर्जी, आप लिख लें कि इसके लिए जो डेल्टा जी है दैट इज लेस देन जीरो, एंड इसके लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अब इसका भी टाइम आने वाला है गिब्स फ्री एनर्जी का थर्ड लॉ में, तो हम थोड़ा सा नाम जरूर लिख लें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डेल्टा जी जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है बात। अच्छा, अब सुने आप, तो अब हम वापस बात पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मुद्दा नहीं है। हम ये कह रहे थे कि जो मेन क्राइटेरिया है वो जो है, ये लॉ कहता है फर्स्ट लॉ की एनर्जी से सब कुछ होता है। अगर एनर्जी से ही सब कुछ होता, पहली बात यह है तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस दुनिया में होते ही नहीं, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होती है, तो वैसे तो अपने आप होते ही नहीं। लेकिन कई प्रोसेसेस हैं जो एंडोथर्मिक हैं लेकिन फिर भी होते हैं, ठीक है। जैसे पानी में अगर आप अमोनियम क्लोराइड मिला दोगे, पानी ठंडा हो गया, अपने आप हो रहा है ना। अच्छा, वैसे मतलब यहां पर जो है इसने टेम्परेचर की अहमियत भी नहीं समझी, इसने सिर्फ एनर्जी एनर्जी वर्ड किया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जिस भी प्रोसेस में एनर्जी कम होगी वो ही स्पॉन्टेनियस होगा। अपने आप होने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसमें कि एनर्जी कम हो रही हो। लेकिन ये कई सवालों का जवाब नहीं दे पाया। जैसे, तो हमने जो हेडिंग लिखा है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, ये जैसे भाई हम लोग, जैसे मान लो आप पानी की, वाटर वेपर्स की और अगर आइस की एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाटर वेपर्स की होनी है, फिर उसके बाद वाटर की होनी है, फिर उसके बाद आइस की होनी है, ठीक है। इसका मतलब वाटर वेपर से पानी आसानी से बन जाना चाहिए, और पानी से बर्फ भी आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर अगर आप टेम्परेचर का रोल देखें कि अगर आपने टेम्परेचर जो है -5 डिग्री सेल्सियस कर रखा है और पानी आप लाए और -5 पे रख दिया, आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, आपने जस्ट जो है टेम्परेचर -5 पे रखा हुआ है, तो जो है आपका पानी अपने आप बर्फ में चेंज होने लग गया, सही है। लेकिन उसी बर्फ को अगर आप +5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख लेते हैं, कोई एनर्जी नहीं आप दे रहे, तो वो अपने आप जो है बर्फ से पानी बनने लग गया। तो हमारे जो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W, उसमें टेम्परेचर तो वर्ड ही नहीं है। यहां पे तो आप देखो अलग अलग टेम्परेचर पे, किसी टेम्परेचर पे वही रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है, किसी में वही रिएक्शन बैकवर्ड में स्पॉन्टेनियस होगी। मतलब किसी टेम्परेचर पर पानी से बर्फ बन रहा है और किसी टेम्परेचर पर बर्फ से पानी बन रहा है, ठीक है, बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किए हुए, कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई किए हुए। तो भाई इसका मतलब डायरेक्शन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहां पर मतलब कई ऐसे प्रोसेसेस भी हैं, इसमें अगर ऐड करें तो मतलब मैं यहां पे लिमिटेशन में कह दूं कि कई जिसको कहते हैं कि
melting of ice at temperature above 0 degree Celsius and freezing of water एट टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर के रोल का हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे दो गैसेस आपस में मिक्स करती हैं, एक कंटेनर में आप एक गैस लो, दूसरे में दूसरी गैस लो। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ये दो, दूसरा है, यहां पर H2 है, यहां पर N2 है, दोनों सेम प्रेशर पे है, ये भी एक एटमॉस्फेयर पर है, ये भी एक एटमॉस्फेयर पर है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, लेकिन फिर भी जब आप ओपन करोगे तो N2 इधर की तरफ भागेगी और जो है H2 इधर की तरफ भागेगी। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है? कोई एनर्जी तो नहीं मिल रही कहीं से, है ना? कोई प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं, बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गैसेस भाग रही हैं। तो मतलब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इनको मिक्स होना है ना। पहले हमारा ये कंटेनर गर्म था बाद में ठंडा हुआ, या पहले ठंडा था बाद में गर्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, प्रेशर भी मिक्सिंग पे एक एटमॉस्फेयर ही रहा दोनों का, लेकिन तब भी मिक्स हुए। मतलब ये है कि कुछ प्रोसेसेस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो कि बिना एनर्जी से होते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसने उस फैक्टर की बात ही नहीं की, क्योंकि ये तो हमने अभी ये देखा ना कि हां गैसेस मिक्स हो रही हैं, हमने अभी ये नहीं देखा कि क्यों हो रही है, ये जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो पता चल गया कि हाँ यार गैसेस मिक्स होती हैं और बिना एनर्जी के होती। तो इनको कौन सी चीज है जो ड्राइव कर रही है कि भैया मिक्स हो जाओ, है ना? एनर्जी तो नहीं है। तो इसलिए जो मिक्सिंग ऑफ गैसेस है उसका भी इसके पास कोई लॉजिक नहीं। ऐसे कई मतलब फिनोमिना है। ठीक है, अच्छा, अब तो यहां पर इससे पहले हम आगे बढ़े, हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये भी बढ़िया टर्म है, कॉल्ड एंट्रोपी। सो एंट्रोपी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पैरामीटर used to measure extent of randomness in a system. Thermodynamically, delta S is equal to delta Q reversible सो मतलब थर्मोडायनेमिकली कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी वर्ड जो है कि भैया एंट्रोपी आखिर मतलब क्या हुआ, रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ, और रैंडमनेस की पावर क्या है? ठीक है, इसको जो है हम सबसे पहले इस तरीके से देख लेते हैं। जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, एक लॉ आया
जिसको हमने कहा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसकी डेफिनेशन देखिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूं। ये लॉ कहता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स लगातार जो है रैंडमनेस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हुआ, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, which is greater than 0. Delta S of system plus delta S of surrounding which is greater than 0. सही है बात। तो अब सुनिए आप एग्जांपल, जैसे मैंने पहला आपको एग्जांपल दिया कि दो गैसेस हैं, आपस में मिक्स की, तो क्या बदलाव आया। एक जो बदलाव आया दैट इज कि अब जो है ये सिस्टम जो है रैंडम हो गया। रैंडम हो गया मतलब दोनों गैसेस मिक्स हो गई, है ना भाई। जैसे आप ऑर्डर और डिसऑर्डर्ड वर्ड में अंतर तो जानते हैं ना। मतलब जैसे घर में जो है आप जाते हो तो कमरा जो है डिसऑर्डर कर देते हो, जुराब इधर, ये उधर, जूते इधर, ये इधर, दैट इज डिसऑर्डर्ड। फिर आपकी मम्मी जो है उनको वापस जो है अपनी जगह पे रखती है, दैट इज ऑर्डर्ड। बेसिकली दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड, ठीक है। अब आप उसी एग्जाम्पल को अगर देख लें, क्या आपको उस कमरे को खराब करने में कोई एफर्ट लगाना पड़ता है? मतलब मेहनत करते हो आप खराब करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते ना। मतलब अपने आप एक बिल्कुल ऑर्डर्ड कमरा आपको मिलता है, आप जो है उसको डिसऑर्डर्ड कर देते हो, खराब कर देते हो, है ना। लेकिन उसी खराब कमरे को ऑर्डर करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? मतलब कोई एनर्जी का चेंज तो नहीं आया है। ऑर्डर डिसऑर्डर में क्या अंतर आया भाई? जुराब अगर इधर है उसकी जगह आप उधर रख दो तो एनर्जी बढ़ी तो नहीं उसकी। जो बेडशीट जो कि ऐसे खराब है उसको अगर आप तह लगा के रख लो तो उसकी एनर्जी बढ़ी तो नहीं। तो फिर भी ये कैसे हो रहा है कि यार आपको उसको अरेंज करने के लिए एनर्जी मतलब एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जबकि खराब करने के लिए जो है आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। एनर्जी तो दोनों में बराबर ही लग रही है। मतलब जुराब अगर आप यहां से डिब्बे से इधर फेंको, एनर्जी उतनी लग रही है जितनी आपकी मम्मी वापस उस सॉक्स को जो है अंदर रख रही है, ठीक है। एनर्जी में कोई चेंज नहीं। जितना आपको जो चादर है उसको खराब करने में एनर्जी लगी होगी, उतना ही उसको ठीक करने में एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी का कोई अंतर नहीं है। अच्छा सुनिए और बढ़िया एग्जांपल आप देखिए। आप पावर को समझते जाइएगा इस एंट्रोपी की। जैसे मान लो भाई ताजमहल बनाया गया, है ना। तो पहले बिल्कुल क्या था, बंजर लैंड होगी वहां पर, फिर उसको ठीक किया गया, फिर जो है सब कुछ मिट्टी सीमेंट जो भी था मार्बल वगैरह लगा के जो है बड़ा एफर्ट करके, ठीक है। कितने 20 साल लगे थे, कितना टाइम लगा था उसको बनाने में, उतने साल एफर्ट करके जो है ताजमहल को बनाया गया, ठीक है। एफर्ट लगाना। तो
अब आज की डेट में जो ताजमहल है, मान लो ताजमहल को आप अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, आपने छोड़ दिया कि कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कोई केयर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, व्हाट विल हैपन? धीरे धीरे ताजमहल मतलब जो है डेटोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, पंछी वगैरह घोंसले बना लेंगे, वो कई पौधे उग जाएंगे। आपने देखा होगा घर की छत पे जो है पीपल का ही पौधा उग जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे मतलब कई पौधे ये हो जाएंगे, कई टाइलें निकल जाएंगी, मार्बल जो है नीचे गिर जाएगा। ऐसे होते होते मतलब अगर आप हर 10 साल में फिर उस सिचुएशन को देखते जाओगे, टाइम लैप्स जैसे होता है, तो हर 10 साल में खराब होता जाएगा। ऐसे 100 साल बाद बहुत ज्यादा खराब, फिर 1000 साल में कोई ताजमहल को पहचान भी नहीं सकेगा। और हो सकता है 2000 साल बाद जो पता ही नहीं चले कि यहाँ पे ताजमहल था, या 1000 साल में ही पता ना चले कि ताजमहल था, है ना? ये होता है, किसी ने कोई एफर्ट नहीं किया। लेकिन आप सोचिए, और ये हमें यूजुअल लगता है, सब समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि बैरन लैंड में धीरे धीरे जो है सीमेंट वगैरह इकट्ठा होने लगा, मार्बल इकट्ठा होने लगा, और 1000 साल में ताजमहल खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता ना। तो भाई क्यों नहीं हुआ? जब जो नेचर है वो ताजमहल को तोड़ सकती है, तो वो ताजमहल बना क्यों नहीं पा रही है? अब हमें अनयूजुअल तो लग रहा है, लेकिन हमारे पास लॉजिक नहीं है। आप देखो, जैसे मान लो आप क्या होता है, स्नूकर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, कुछ बॉल्स होती हैं रेड कलर की, मान लो व्हाइट कलर की, मान लो ट्रायंगल सा बनाते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे जो है आपने ट्रायंगल बना दिया, रेड बॉल्स का व्हाइट बॉल्स का, दूसरी तरफ आपने स्ट्राइक किया, स्ट्राइकर से स्ट्राइक किया आपने जो है, और सारे मिक्स हो गए। कैसे भी स्ट्राइक किया, मतलब आपने रैंडमली स्ट्राइक कर दिया और जो है सारी बॉल्स मिक्स हो गई। अब चाहे आप 10 दिन लगे रहिए रैंडमली स्ट्राइक करने में, वापस आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। सही है बात? मतलब कोई जैसे अनजान बंदा है, उसने स्ट्राइक किया, एक स्ट्राइक उसने किया, सारे मिक्स हो गए, लेकिन अब वो 1000 स्ट्राइक कर ले फिर भी वापस नहीं आएंगे वो अपनी जगह, ठीक है। सो ये कैसे हो गया कि स्ट्राइक करने से मिक्स तो हो गया, लेकिन स्ट्राइक करने से ऑर्डर्ड नहीं आ रहा? सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है जो कि रैंडम करने का है ना? तो वो एनर्जी नहीं। तो ये जो सेकंड लॉ है ये यही कहता है कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स लगातार बढ़ रही है। मतलब यूनिवर्स लगातार रैंडमनेस की तरफ जा रहा है, डिसऑर्डर्डनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम इसमें इस लॉ में अभी मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रीजन बीइंग, ये लॉ पूरा होता है थर्ड लॉ के साथ, है ना? अभी तो आप इसको फील कर सकते हो कि यस दिस इज हैपनिंग, ठीक है ना? लेकिन ये जो लॉ कंप्लीट होगा ये होगा थर्ड लॉ के साथ। तो अभी जो मैं इसमें करवा सकता हूं, जो कि आपके जैसे एकेडमिक्स में है, उसकी बात मैं थोड़ी सी कर लूं, दैट इज एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशंस। जैसे यहां पर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आप कह लीजिए, डेल्टा एस फ्यूजन। हाउ डू वी डिफाइन दिस? एट मतलब हो क्या गया यहां पर, कोई एक्स सॉलिड जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एक्स लिक्विड, यही मतलब हुआ ना। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? यही हो गया मेल्टिंग। तो इसमें एट
कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन एंड टी फ्यूजन कह लीजिए या मेल्टिंग पॉइंट। तो फ्यूजन किस टेम्परेचर पे होगा? मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। ठीक है, जैसे वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहें सो डेल्टा एस फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा यू फ्यूजन टी मेल्टिंग। अच्छा, सेकेंड थिंग, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। सो वेपराइजेशन मतलब एक्स लिक्विड से एक्स गैस में जाना। सो ऐसे में टी बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन होगी। And the third is entropy of sublimation. डेल्टा एस सब्लिमेशन, जहां पे एक्स सॉलिड से सीधा एक्स गैसियस बनना है। और साथ में डेल्टा एस
पैकेज दिखाइए अपना। चलिए एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे हम जो एंट्रोपी से रिलेटेड है, ठीक है। आप देखिए, जैसे हमने वर्क डन निकाला था आइसोथर्मल एडियाबेटिक में, उस तरीके से जो है यहां पर भी हम जो है एंट्रोपी चेंज निकालना चाहते हैं, ठीक है। मान लो हमारा सिस्टम जो है किसी स्टेट ए से, स्टेट ए कैसे डिफाइन करेंगे, P1 V1 T1, ये स्टेट पैरामीटर्स हैं, से जो है स्टेट बी में गया जब P2 V2 T2 ऐसे। अच्छा, यहां पर जो डेल्टा एस इरिवर्सिबल होता है, दैट इज डेल्टा एस रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो, जैसे मतलब इसको आप किस तरीके से कह सकते हो कि अगर आप मतलब जैसे आप किसी सिस्टम की रैंडमनेस को टेम्परेचर के साथ बदल सकते हो, ठीक है, और मान लो आप जैसे गैस है या पानी था, बर्फ था, उसमें अगर आप हीट देते हो तो रैंडम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो पानी में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। रैंडमनेस को हमें समझना भी है, कुछ एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। मतलब जैसे सिंपल वर्ड्स में कहूं तो पानी की रैंडमनेस ज्यादा है आइस से, वेपर्स की रैंडमनेस ज्यादा है पानी से, एक बात। और पानी से भी ज्यादा रैंडमनेस है अगर पानी में आप नमक मिला दो, क्योंकि मिक्सिंग हो गई। मतलब पानी अलग नमक अलग है तब तक रैंडमनेस कम है, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तो रैंडमनेस बढ़ गई। मतलब सॉल्यूशन की रैंडमनेस जो है प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो। इज इट ओके? तो जब भी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस की तरफ जाएगा तो रैंडमनेस जो है बढ़ेगी। मैं देख रहा था आपके पैकेज में कुछ एग्जांपल्स जो है ऐसे हैं। हाँ, किसी रिएक्शन में 2 गैसियस मोल से 3 गैसियस मोल्स बनेंगे तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। जैसे PCl5 गिविंग यू PCl3 plus Cl2, so delta S will be positive. Reason being
नंबर ऑफ मोल्स आर इंक्रीजिंग, जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे रैंडमनेस विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा तो अब मैं ये कह रहा था कि जब आप हीट देते हो, जैसे आपने सराउंडिंग को हीट दी, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर का रोल है ना, हीट जब आप सराउंडिंग को दोगे तो सराउंडिंग जो है एक बहुत बड़ा रिजर्वायर, सराउंडिंग तो बहुत बड़ी है ना, तो कोई भी अमाउंट की हीट जो है आप दो, उसके लिए प्रोसेस रिवर्सिबल ही रहेगा। भाई छोटे से सिस्टम में तो हीट देने से चेंज आ सकता है, आप रिवर्सिबली दे रहे हो इरिवर्सिबली दे रहे हो, लेकिन सराउंडिंग में आप कितनी भी ज्यादा हीट दे दो उसमें टर्बुलेंस नहीं होगी। ठीक है, अच्छा तो यहां पर चलिए हम इतना रखते हैं कि डेल्टा एस रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू स्टेज ए से स्टेज बी में जाना, दैट इज डेल्टा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये तो हमने बाय फार्मूला ही कहा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, that is delta Q reversible is equal to delta U plus pressure of the gas into delta B, क्योंकि रिवर्सिबल है, ये वही है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। ठीक है, अभी डेल्टा H किया था ना, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा B, ये वही है जो फर्स्ट लॉ से हमने ड्राइव किया था, मैंने वही स्टेटमेंट यहां पे लिखी। अब सुनिए, और साथ में आपको पता है कि डेल्टा एस रिवर्सिबल ऑफ द सिस्टम हमने लिखा यहां पे डी डेल्टा क्यू, सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर ऑफ द गैस डेल्टा बी अपॉन टी। सही लिखा जी, इस चीज को हमने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, एंड फॉर आइडियल गैस P गैस अपॉन T इज इक्वल टू NR अपॉन V, मतलब इसकी जगह हम NR अपॉन V लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एंड डेल्टा U इज इक्वल टू N CV डेल्टा T, मतलब इसकी जगह NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं डेल्टा S ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इसको सॉल्व करके जो है, इसको सॉल्व करके वी विल गेट दिस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पैके दीजिए फिर से, देखते हैं हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कर पाएंगे अभी इसमें थर्मोडायनेमिक्स में।
लेकिन जो भी हम कर पाएंगे अभी हम कुछ ट्राई करेंगे। आप देखिए, कम टू पैकेज और पैकेज में पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 में C1 से लेके पहले C13 तक करते हैं। C1 से लेके C13 तक क्वेश्चंस करते हैं सबसे पहले, ठीक है, फिर देखते हैं बाकी। आप कीजिए C1 से लेके C13 तक। कितने क्वेश्चंस हैं? 13 क्वेश्चंस आ गए ना, तो 13 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 13 क्वेश्चंस 25 मिनट, ठीक है। वी आर सॉल्विंग इट नाउ। C1 से लेके C13 तक।
कॉफी दे।
गुड मॉर्निंग। दोनों में ही नहीं लेते। हाँ, वो हाइपोथेटिकल ही है ना। हाँ, लेकिन उसको किसी में भी नहीं लेंगे हम। ठीक है। और अगर मान लो लॉजिकली लिया ही जाना है तो सिस्टम के साथ लिया जाए। ठीक है।
चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में विद डाउट्स, ठीक है। सो ये जो डाउट्स हैं, मुझे 4th एंड 7th क्वेश्चन बोला बच्चों ने, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।